हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन की क्लास में, जिसमें हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट, चाहे हमारी ओपिनियंस हैं, चाहे हमारे एडिटोरियल्स हैं, चाहे हमारे आर्टिकल्स हैं, उनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका एक बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। डियर एस्पिरेंट्स, ये जो हमारा सेशन है, ये जो हमारी डिस्कशन है, ये फॉर द होल ईयर रहेगी 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने डेली बेसिस के ऊपर न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर? नोट्स मेकिंग। अपने डेली बेसिस के ऊपर नोट्स अपने हाथों से बनाने हैं, और ये चीज़ सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ कि आपने जो नोट्स मेकिंग करनी है वो अपने हाथों से करनी है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एक, आपकी डेली बेसिस के ऊपर राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग स्किल आपकी इंप्रूव होगी। थर्ड, अगर देखा जाए यहाँ पर जब आप दोबारा चीज़ों को रिवाइज करने के लिए बैठते हैं तो यहाँ पर इजीली जो है आप दोबारा चीज़ों को जो है वो रिकॉल कर लेते हैं या रिवाइज कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि आपने ऑलरेडी इन चीज़ों को अपने हाथों से गुजारा हुआ होता है। इसके अलावा आप मेरा एवेल्युएशन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जिनकी यहाँ पर बेसिक इंग्लिश ठीक नहीं है और वो चाहते हैं कि बेसिक इंग्लिश यहाँ पर अच्छी हो, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास डेली बेसिस के ऊपर असाइनमेंट्स हैं, आपके लेक्चर्स भी हैं, रीडिंग मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर एवेल्युएशन करते हैं, और 1-on-1 जो है आपके साथ मीटिंग भी होती है, ऑनलाइन जो है आपके साथ जो है डिस्कशन भी होती है कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर देखा जाए यहाँ पर जो लोग यहाँ पर ऐसे राइटिंग और उसके बाद ग्रामर, लैंग्वेज एक साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी अपना एक ही सेशन के अंदर सारी चीज़ें जो है अपनी हासिल कर सकते हैं, और सारी चीज़ें उनको पढ़ाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जस्ट उनको फीडबैक दे दिया जाएगा कि यहाँ पर आपकी कोहेरेंस नहीं है, कोहेजन नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी एवेल्युएशन के दौरान। कोई भी आपका लेक्चर वो सेपरेट नहीं होगा जिसके लिए आपको पे करना पड़े। आपका एवेल्युएशन सेशन के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड हैं और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर की जाएंगी। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक्स की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर लिटरेरी स्टेटमेंट या फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे सीएसएस के या हमारे पीएमएस के ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब मैं अपने हर तकरीबन लेक्चर के अंदर ये बताता हूं कि आपको लिटरेरी या फिलोसफिकल स्टेटमेंट को क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि अगर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्लो है, आपके आइडियाज़ जो है वो जल्दी पिक नहीं हो पा रहे, तो आपने यहाँ पर जो है डेली बेसिस के ऊपर लिटरेरी या फिलोसफिकल स्टेटमेंट को डिकोड करना है। इससे होता क्या है कि जब आप यहाँ पर इसको डिकोड करने बैठते हैं तो यहाँ पर आप अपने दिमाग के ऊपर जोर देते हैं, उसको सोचने के ऊपर मजबूर करते हैं कि जाओ और कहीं ना कहीं से एग्जाम्पल्स, रेफरेंसेस या सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स ढूंढ कर लेकर आओ, ताकि आउटलाइन बनाई जाए, ताकि पॉइंट्स को कवर किया जाए, पॉइंट्स को कंपाइल किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो है लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप मेन एग्जाम के अंदर जो है वो अटेम्प्ट ना करें, चाहे आप प्रॉब्लमेटिक ऐसे है या आप एनालिटिकल ऐसे है, कॉज एंड इफेक्ट वाला ऐसे है, प्रोज एंड कॉन वाला है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, वो अटेम्प्ट करें। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं ब्रेनस्टॉर्मिंग और आइडियाज की बात कर रहा हूं, यहां पर प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चीजें आप जल्दी जो है वो समझ पाएंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड कर पाएंगे और चीजों को पिक भी कर पाएंगे, ठीक है। आज की जो हमारी स्टेटमेंट है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बात करते हैं, सेंट ऑगस्टिन की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि द पर्पज ऑफ ऑल वॉर्स इज पीस। अब यहां पर कुछ एस्पिरेंट्स ये भी कहेंगे कि सर, अगर पीस लाने के लिए अगर जंगें ही लड़नी है तो बंदा पहले ही जो है आराम से डिप्लोमेसी के जरिए जो वो पीस लेकर आ जाए, ठीक है। लेकिन हमने इसका मीनिंग जो है फिगरेटिवली और मेटाफोरिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए कहा क्या जा रहा है। हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं अपने एस्पिरेंट्स की जो सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब एक एस्पिरेंट के लिए जो है ना, सिविल सर्विस एग्जाम्स को क्रैक करना किसी वॉर को जीतने से कम नहीं है। और वो करता क्यों है? बेसिकली ताकि मैं आगे वाली जो ज़िंदगी है वो सुकून के साथ गुजार सकूं, पीस के साथ गुजार सकूं। और इसके लिए वो क्या करता है? यहाँ पर स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है यहाँ पर,
उसके लिए एफर्ट यहां पर लगाता है। तो यही चीज यहां पर की जा रही है कि जो बेसिकली जितनी भी जंगें हैं ना, उनका मकसद क्या है कि पीस को लाना। अब यहां पर दूसरी तरफ इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब ट्रंप की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, वो हमने भी यहां पर डिस्कस की थी कि ट्रंप ने कहा कि भाई पीस को लाने के लिए यहां पर जो है वो वॉर को यहां पर जो है वो होना चाहिए, वॉर लड़नी पड़ती है बेसिकली। लेकिन हम यहां पर इसको अंडरस्टैंड किस में कर रहे हैं, फिगरेटिवली या मेटाफोरिकली, कि बेसिकली क्या कहा जा रहा है, यहां पर पीस लाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहां पर आपको जंग लड़नी पड़ती है। और वो मैंने यहां पर जो एग्जाम्पल दी है आपको, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीएसएस को क्रैक करना चाहते हैं, तो अब सीएसएस को या पीएमएस को क्रैक करना जो है वो किसी एस्पिरेंट्स के लिए वो जंग से कम नहीं है। और वो करता क्यों है इसको, ताकि ज़िंदगी के अंदर पीस लाया जा सके, सुकून लाया जा सके। वो एक अलग बात है कि जब यहाँ पर आपकी एलोकेशन हो जाती है तो फिर पता चलता है कि आप कितना बर्डन जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। आप केसेस आपके सामने ही हैं पाकिस्तान के अंदर, खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन एक जस्ट आपको एक मोटिवेशन देने के लिए है कि यहाँ पर जो है वो पीस लाने के लिए, ज़िंदगी सुकून से गुजारने के लिए आपको जो है वो तगोदो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक्स की तरफ। आज हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेसिकली करंट अफेयर, पाकिस्तान फेयर, आईआर और ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है वो है यहां पर वॉर, क्लाइमेट एंड हंगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी, क्लाइमेट एंड कॉन्फ्लिक्ट नेक्सस, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो स्टैट्स जो डिस्कस किए गए हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस किए गए हैं, वो इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी मेजर्स की भी बात करेंगे, सजेशंस की, रेमेडीज की, सारी चीजें इंक्लूड हैं। अब यहां पर आपने नोट्स मेकिंग लाजमी जो है वो बनाते जाना है। ठीक है, इसकी नोट्स मेकिंग आपने लाजमी करनी है। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो हम क्लाइमेट के ऊपर बात कर रहे हैं, हंगर के ऊपर बात कर रहे हैं। यहां पर एक चीज मैं आपको याद दिला दूं कि जो यहां पर SDG जो हमारे गोल्स हैं, यहां पर बेसिकली मैं उनकी बात कर रहा हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब उसमें आपको देखने को मिल सकता है, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी भी देखने को मिलेगी, उसके बाद हंगर भी है, जेंडर इक्वालिटी है, एजुकेशन की बात की जाती है, क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट कितने यहाँ पर 17 गोल हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और उनमें से अगर देखा जाए तो हमारे पास ये भी है क्लाइमेट, और यहाँ पर जो है हंगर, और ये वॉर, पीस होना चाहिए। तो अब इस चीज को यहां पर कनेक्ट करके इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और हमारे पास केस स्टडी रहेगा पाकिस्तान का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको पता है कि फूड सिक्योरिटी को लेकर जो है यहाँ पर जो वो ऐसे भी पूछा जा चुका है। पंजाब का PMS जो ऐसे का पेपर हुआ है, फूड सिक्योरिटी एज ए नेशनल सिक्योरिटी, है ना, ये चीज भी है। सेकंड है गवर्नेंस क्राइसिस की बात की जा रही है। अब गवर्नेंस क्राइसिस जो है अगर देखा जाए तो इन केस ऑफ कराची की बात की जा रही है। कराचीज गवर्नेंस क्राइसिस, 28th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम 18th अमेंडमेंट की भी बात करेंगे, NFC अवार्ड की भी बात करेंगे। यहां पर जो अभी कराची को लेकर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान में हमें एक टसल देखने को मिल रही है, इस चीज को भी यहां पर डिस्कस करने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पॉलिसी मेजर्स क्या होने चाहिए ये भी डिस्कस करेंगे। क्या कराची को यहां पर अगर देखा जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो इसको जो इख्तियार देने चाहिए, ताकि इधर से डायरेक्ट मेयर को क्या किया जा सके, यहां पर इलेक्ट किया जा सके। क्योंकि अभी कराची किसके अंडर कंट्रोल रहेगा, आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध की। ठीक है, तो ये चीज है। इसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट डिबेट है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स की भी बात करेंगे कि बेसिकली ये नौबत आ क्यों रही है कि कराची को जो बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो है इसको थोड़ा जो है वो यहां पर रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, उसके अंदर ऐड करना चाहिए ताकि डायरेक्ट इधर से लोग जो है इलेक्ट करें मेयर को। ठीक है, और ये किसके अंडर कंट्रोल होगा, फिर यहां पर फेडरल का, और फेडरल से फिर ये NFC अवार्ड लेने का भी हकदार होगा। जो कि यहां पर यह कहा जाएगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट NFC अवार्ड का कुछ हिस्सा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची को यहां पर प्रोवाइड नहीं कर रहा। और जो अख्तियारात यहां पर मिलने चाहिए थे, जो 18 अमेंडमेंट 2010 के अंदर जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की हम बात करते हैं, तो क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने यहां पर कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी जो हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, क्या उसने यहां पर अख्तियारात को आगे जो है वो दिया या नहीं दिया, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। ये सारी कॉजेज हैं जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले। 28th अमेंडमेंट के अंदर जो बात की जा रही है
वो भी हम डिस्कस करने वाले, ठीक है, जो यहां पर रूमर्स आपको देखने को मिल सकते हैं बेसिकली। थर्ड नंबर पर हमारे पास है सिटीजन्स फॉर बेटर हेल्थ केयर, सिस्टमिक हेल्थ केयर फेलियर्स एंड सिटीजन्स एडवोकेसी इन पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था हेपेटाइटिस को और उसके बाद HIV को। इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं, ठीक है, और फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, पॉलिसी मेजर्स भी हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज यहां पर मैं अभी क्लियर कर दूं, जो मैं यहां पर बात कर रहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो कोविड-19 आपके सामने ही है पाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद नेचुरल डिजास्टर का इशू आपके सामने ही है, जब यहां पर जो है वो कह लेके सबसे ज्यादा जो यहां पर हेल्थ केयर इश्यूज जो पेश आते हैं वो किसको आते हैं, विमेंस को आते हैं सबसे ज्यादा, जिनको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज यहां पर प्रोवाइड नहीं की जाती, वो भी मार्जिनलाइज्ड और कह लें कि यहां पर बैकवर्ड जो कम्युनिटी हमारी। अब यही चीज हमें यहां पर तौसा शरीफ के अंदर देखने को मिली, जहां पर HIV केसेस ज्यादा देखने को मिले, ठीक है, वहां पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही है उसको भी देखेंगे, उसके बाद UNAIDS क्या कह रही है, उसके बाद पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, BBC के जो यहां पर क्या करिए, BBC के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहां पर 331 केसेस जो देखने को मिले तौसा के अंदर HIV के, और ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसको देखेंगे कि इसकी कॉजेस क्या है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फर्दर इसको जो है यहां पर एलैबोरेट करेंगे और पॉलिसी मेजर की बात करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, डिबेटेड टॉपिक है अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी, इकोनॉमिक क्राइसिस, और उसके बाद पॉपुलेशन को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, यूथ को लेकर, उसके बाद हेल्थ को लेकर, वुमेन को लेकर, ये डिबेटेड टॉपिक हैं और ये रहते हैं हमारे, ठीक है। तो ये अपने लाजमी जो है वो नोट करनी है चीजें। लास्ट में आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि G2 जो हमें यहां पर ग्रुप ऑफ 2 जो देखने को मिल रहा है, 2 ग्लोबल पावर्स, यहां पर जो बात कर रहे हैं हम वाशिंगटन और बीजिंग की, ठीक है। यहां पर ट्रंप ने जो अभी यहां पर विजिट किया उसकी बात करेंगे। चाइनाज ड्रॉ रेड लाइंस एज ए ट्रंप क्लेम्स शी जिनपिंग जो यहां पर सपोर्ट ऑन ईरान, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, डिबेट रहेगी, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी यहां पर इसके फोकस्ड एरिया बताए थे, लेकिन उसकी आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पर ताइवान की बात की थी हमने, ट्रेड की बात की थी, और उसके बाद देखा जाए टैग की हमने बात की, ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड थी। ईरान को लेकर भी यहां पर डिस्कशन हुई है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले। लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट हमारे पास एक जो है वो कह लेके चीज है, वो है यहां पर थुसडाइडस ट्रैप। थुसडाइडस ट्रैप की हम बात कर रहे हैं बेसिकली एंशिएंट टाइम, जहां ग्रीक का यहां पर हमें ग्रीक के अंदर बेसिकली देखने को मिला एथेंस और स्पार्टा। जब यहां पर स्पार्टा को पता चला कि एथेंस यहां पर डे बाय डे जो है तरक्की कर रहा है, तो दोनों के दरमियान में यहां पर जो हमें वॉर देखने को मिली, और ये सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट इसको बोला जाता है यहां पर थुसडाइडस ट्रैप, ठीक है। क्या ये दोनों कंट्रीज थुसडाइडस ट्रैप से बाहर निकल पाएंगे, चाइना और यहां पर जो है वो USA, क्योंकि चाइना यहां पर अभी इमर्ज हो रहा है, ठीक है, डे बाय डे। तो अब इमर्ज हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जितने भी कारोबारी बंदे हैं जो USA के, एलॉन मस्क वगैरह, और ये सारे नवेडिया कंपनी के, नवेडिया कंपनी वो है जो आपका दुनिया की सेकंड आप कह सकते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट है यहां पर जो है एडवांस्ड जो यहां पर चिप बनाने की, सेमीकंडक्टर्स या सिलिकॉन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब H200 जो चिप की बात की जा रही थी कि चाइना को प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट डिबेट रहेगी इसके अंदर हमारी, ठीक है। द बीजिंग समिट अ न्यू सीनो अमेरिकन स्ट्रेटेजिक पैराडाइम एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद है लास्ट हमारे पास है वोकैब, और वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार कहता हूं कि जिस तरह आप यहां पर अपना बैंक बैलेंस बनाते हैं, इसी तरह सिविल सर्विस एग्जाम्स का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे चीज आपकी जो प्रायोरिटी पर होनी चाहिए वो है आपकी वोकैब। वर्ल्ड का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लिखते हुए, या आप आंसर राइटिंग की अगर बात करते हैं तो जो आपके अल्फाज का जो चुनाव है ना वो बहुत मैटर करता है। क्या आप टॉपिक के रिलेटेड जो है अल्फाज चुन रहे हैं, वर्ड को चूज कर रहे हैं, टर्म्स हैं, जॉर्गन्स हैं आपके, क्या आप टॉपिक के रिलेटेड उनको पिक कर रहे हैं, ठीक है। क्या वोकैब के अंदर वेरिएशन लेकर आ रहे हैं आप, क्या आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस क्या होती है वर्ड्स की। तो इसलिए बोलता हूं कि यहां पर वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर हम 50+ वर्ड्स डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप यहां पर अपनी एक नोटबुक प्रिपेयर कर सकते हैं। आप ये समझ लें कि पर मंथ आपके कितने वर्ड्स बनने वाले हैं, 1500। यहां पर हम 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं बेसिकली, 10 के साथ आपके 2 सिनोनिम्स होते हैं, 2 आपके एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। देखें सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास है
कराची गवर्नेंस क्राइसिस की हम बात करते हैं, देन जो है हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे द 28th अमेंडमेंट। ठीक है, अब एक चीज आपको यहां पर मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि यहां पर जो है कह लें कि जिस तरह हमें मिडिल ईस्ट वाला मामला देखने को मिला, ठीक है, तो अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यहां पर जो है वो कह लें कि बंद कर दिया गया। ठीक है, अब मेन जो इशू आ रहा है दोनों कंट्रीज के दरमियान में एग्रीमेंट में, वो जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो ब्लॉकेड बेसिकली किया गया यूएसए की तरफ से, तो ये भी एक इशू आ रहा है यहां पर। ठीक है, टोल को लेकर भी इशू आ रहा है। अब इसके ऊपर हमारी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन यहां पर हम सिर्फ जो है एक इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर क्या है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है यहां पर बंद कर दी गई, और उसकी वजह से जो यहां पर पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो क्या फायदा हुआ। अब यहां पर देखें, फायदा तो क्या होना है, नुकसान तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हुआ है। आप प्राइसेस देख सकते हैं कि कहां पर स्टैंड कर रही है, लेकिन हम इन केस ऑफ कराची की बात कर रहे हैं जस्ट कि यहां पर हुआ क्या। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिसर्जेस 2026, the Hormuz factor due to the closure of Strait of Hormuz in March 2026, global shipping has been rerouted। अब ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने बात की थी यहां पर ग्वादर की। मैंने क्या कहा था कि यहां पर ग्वादर जो है अब वो टाइम है कि ग्वादर को अपलिफ्ट किया जा सकता है, इससे फायदा उठाया जा सकता है। इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज का जो है रुख जो है ग्वादर की तरफ मोड़ा जाए ताकि इसको जो है अपलिफ्ट किया जा सके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब यहां पर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहां पर बंद हुई तो उससे फायदा क्या होगा, अगर देखा जाए कराची एज ए क्रिटिकल ट्रांसशिपमेंट हमें हब देखने को मिला, और यहां पर देखा जाए तो रैकड थ्रूपुट की अगर बात की जाए तो कितना देखने को मिल रहा है। कराची पोर्ट हैंडल्स 8,313 कंटेनर्स को इसने विद इन अगर देखा जाए तो 24 डेज में इसने जो है यहां पर उनको हैंडल किया। ठीक है, कितने, 8,313। तो आप ये समझ ले कि इकोनॉमिक हब है आपका कराची, क्योंकि कराची के अंदर सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, इंपोर्ट होती हैं, और देन जो है पूरे जो है मुल्क के अंदर जो है यहाँ पर जो है उनको पहुंचाया जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट किया जाता है मुल्क के अंदर। उसके बाद है यहाँ पर मार्च 2026 है। ठीक है, अ वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू एंटायर एनुअल थ्रू आउटपुट ऑफ द 2025। अब यहां पर देखा जाए तो 2025 से अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो सबसे ज्यादा जो हमें कंटेनर देखने को मिले कितने, 24 दिन के अंदर। तो ये पावर है यहां पर। ठीक है, लेकिन आज जो है वो कराची जो है यहां पर अगर देखा जाए गवर्नेंस क्राइसिस का शिकार है, इसके ऊपर हम यहां पर जो है डिस्कशन करने वाले। ठीक है, कैपेसिटी बोटलनेक की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा इशू आ रहा है यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन कह सकते हैं। आपको पता है कि कराची के अंदर यहां पर किसका राज है, अगर देखा जाए हम यहां पर किसी को मेंशन नहीं कर रहे, जस्ट आप डिस्कशन में अगर इंक्लूड करें तो आपको पता है यहां पर एमक्यूएम वाले। ठीक है, एमक्यूएम जो है आपकी फर्दर डिवाइड हो चुकी है, उसके बाद पीपी का भी होल्ड है। ठीक है, और भी पॉलिटिकल पार्टीज आपको देखने को मिलेंगी यहां पर। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो कराची के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ऊपर जो कराची के ऊपर फोकस करना चाहिए वो फोकस हो नहीं पा रहा इस वजह से। ठीक है, अब अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फेलियर द बीआरटी केस स्टडी हमारे पास रहेगा। आप ये अंदाजा लगाएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर इन कराची, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन आपका सिटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स यहां पर जो है वो कह ले के कंप्लीट नहीं किया जा रहा है, जो स्टार्ट किए गए। अब यहां पर सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर जो हमारे पास केस स्टडी है कराची ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो बाय सिंध गवर्नमेंट हैज एवरेज रेट ऑफ द 0.28 किलोमीटर पर ईयर सिंस 2000 यहां पर 12 की बात कर रहा है, 2012 से 2012 से, है ना। तो अब अगर देखा जाए तो यहां पर जो बीआरटी प्रोजेक्ट है, ये जो रफ्तार है अभी काम करने की कितनी है, 0.28 किलोमीटर। तो ये कितने सालों में यहां पर कंप्लीट होगा, 535 सालों में ये प्रोजेक्ट आका कंप्लीट होगा। ये हाल है, यही वजह है कि यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर कराची को है जो वो कह ले कि डायरेक्ट अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशनली इसको रिफॉर्म किया जाना चाहिए और फेडरल के जो है यह कंट्रोल होना चाहिए। यहां पर डायरेक्टली जो है वो जो भी मेयर है वो इलेक्ट होकर आना चाहिए, ये चीज है बेसिकली। ठीक है, अभी तो सरमोलियल हेड एज ए काम करता है ना, सरमोलियल आप कह सकते हैं मेयर यहां पर काम करता है अभी कराची के अंदर। बाद में फिर क्या होगा, इसके पास पावर होंगी यहां पर। ठीक है, उसके बाद है रेड लाइन बीआरटी डिलेज आपके सामने है, सिलेक्टेड फॉर 2022
कंप्लीशन है अनफिनिश्ड एज ऑफ मिड 2026। उसके बाद है यहाँ पर ये यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये हमारे पास है फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बेसिकली पूरा जो है यहाँ पर ठेका दे दिया गया कि अब आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, रिजल्टिंग एंड रिपोर्टेड इंक्रीज एंड कंस्ट्रक्शन पेस। ठीक है, तो अब भी यहाँ पर क्लियर नहीं है कि ये यहाँ पर प्रोजेक्ट आगे जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अब हम ये तो बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर की बात कर रहे हैं कि यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। एक सबसे बड़ी रीजन तो एक ये देखने को मिल रही है। कंपैरेटिव अगर परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो पंजाब के अंदर आप देख सकते हैं कि 95 किलोमीटर ऑफ बीआरटी कंप्लीटेड। ठीक है, उसके बाद केपीके की बात की जाए तो 27 किलोमीटर जो है पिशावर बीआरटी कंप्लीटेड। उसके बाद अगर देखा जाए सिंध की बात की जाए तो 3.9 किलोमीटर जो हमें ऑरेंज लाइन देखने को मिलती है कंप्लीटेड इन 14 ईयर्स। आप ये हिसाब लगा लें तो अगर देखा जाए तो, लेकिन ये 535 साल लगेंगे कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करते करते। ठीक है, तो एक कैसे कंप्लीट होगा जब यहां पर आपको देखने को पोलराइजेशन देखने को मिल रही है। कराची बोलता है मुझे एनएफसी अवार्ड दो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोलता है फेडरल को कि फेडरल आप दो हमें एनएफसी अवार्ड का हिस्सा ज्यादा दो, कराची का हिस्सा अलग से दो। अब ये डिबेट आगे आने वाली है, मैं सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं, बेफिक्र रहें। ठीक है, ये तो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं जो कराची के अंदर कंप्लीट नहीं किए जा रहे। अब बात करते हैं लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। यहां पर एक केस स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जहां पर कराची को इख्तियारात देने चाहिए थे वो इख्तियारात प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिए गए। हालांकि आपकी 18th अमेंडमेंट क्या कहती है जो 2010 के अंदर पास की गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करता है ना, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि पावर आगे डिवॉल्व नहीं की गई। डेवोल्यूशन जो पावर होनी चाहिए थी वो यहां पर देखने को नहीं मिली प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, अब मेट्रोपॉलिटन के जो इख्तियारात है वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद हैंडल कर रही है, तो फिर बचा क्या पीछे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबसे बड़ा पॉइंट अगर देखा जाए यहां पर सेकंड हमारे पास जो रहने वाला है वो यह है कि लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आर्टिकल 140A वायलेशन। अब इसकी वायलेशन क्या है यहां पर आप समझेंगे। द सिंध हाई कोर्ट जो हम यहां पर मोहम्मद फैसल केस है, रूल्ड दैट प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज, अगर देखा जाए पावर है, टाउन प्लानिंग है, बिल्डिंग कंट्रोल, ये सारा किसके कंट्रोल में चला गया उसके, और ये देना किसके कंट्रोल में चाहिए था, यहां पर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को देना चाहिए था, लेकिन कॉर्पोरेशन को नहीं दिया गया, सॉरी, और यहां पर किसने रख लिया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास रहा। अब ये हिसाब लगा ले, ये केस स्टडी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 28th अमेंडमेंट प्रपोजल की बात के र्यूमर्स है, न्यू अमेंडमेंट फोकस ऑन। ठीक है, एक र्यूमर है बेसिकली, अभी तक इसकी जो क्लैरिटी नहीं है लेकिन हम डिस्कशन में लेकर आ रहे हैं इसको। अब यहां पर जॉन हार्ट एली जो यहां पर थ्योरी है रिप्रेजेंटेशन और रीइंफोर्समेंट, इसको अंडरस्टैंड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी नोट भी करना है पॉइंट। ये मैं सिंपल से लफ्जों में अगर मैं समझाऊं यहां पर कि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो जो डिसीजन मेकिंग के ऊपर पावर है जो कराची की हम बात कर रहे हैं वो एक मखसूस ग्रुप के हाथों में आ गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर वो अपनी मर्जी से सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की बात करें या सिलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की आप बात कर ले यहां पर कि अपनी मर्जी से यहां पर जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या पॉलिसीज बना रहे हैं, लेकिन जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको भी यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर वो कह ले कि यहां पर एरेडिकेट कर रहे हैं या खत्म कर रहे हैं उनको। ठीक है, या डिसरप्ट कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये क्या कहा जा रहा है, विच सजेस्ट जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन इज नेसेसरी व्हेन एंट्रेंच्ड ग्रुप्स। अब वही ग्रुप है जो जड़ों तक यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर वो एस्टैब्लिश हुए पड़े हुए हैं। ठीक है, अब वही पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उनकी बात है द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जो यहाँ पर जो प्रोविंशियल जो यहाँ पर लेजिस्लेशन करते हैं उनकी बात की जा रही है। तो ब्लॉक द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तो क्या करते हैं यहाँ पर जितना भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि आप अजारादारी देख लें डिसीजन मेकिंग की जब कुछ लोगों के हाथ में चली जाएगी तो फिर वायलेशन ही आपको देखने को मिलेगी ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट proposing a directly elected mayor with authority over police, energy, civil and criminal procedure। अगर यहां पर मेयर डायरेक्ट इलेक्टेड होता है तो क्या होगा, यहां पर आप देख सकते हैं कि अथॉरिटी पुलिस के ऊपर अथॉरिटी, एनर्जी के ऊपर अथॉरिटी, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर्स के ऊपर अथॉरिटी किसकी होगी, मेयर की होगी यहां पर, क्योंकि यह डायरेक्टली इलेक्ट होकर आएगा लोगों से। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद क्या है, एनएफसी रिवीजन की बात की जा रही है। जब यहां पर डायरेक्टली इलेक्ट होकर आएगा, जैसे प्रोविंसेस यहां पर काम कर रहे हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को यहां पर एनएफसी अवार्ड दिया जाता है, तो यहां पर फिर कराची को भी एनएफसी अवार्ड अलग से दिया जाए। उसकी वजह क्या आ रही है, यहां पर असल मसला आ रहा है, एक तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है कराची के अंदर, जैसा मैंने अभी पहले बताया।
अब यहां पर कराची बोलता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, सिंध को, कि भाई आप हमें एनएफसी अवार्ड में हिस्सा दें ताकि हम इन्वेस्ट करें कराची के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यहां पर कंप्लीट किया जाए। आप तो हमें बजट दे ही नहीं रहे, हमारा हिस्सा दे ही नहीं रहे। अब हो क्या रहा है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के जो अख्तियारात हैं कॉरपोरेशन के, वो किसके पास है? यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। अब सबसे बड़ी हर्डल ये भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट यहाँ पर कह लेके अनएबल रही है कि आगे पावर को डिवॉल्व करे, ताकि क्या किया जा सके, जो यहाँ पर बैकवर्डनेस है या यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड एरिया, उनको अपलिफ्ट किया जा सके, लेकिन वो नहीं है। अब यहाँ पर जब कराची बोलता है कि हमें हिस्सा दो, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या बोलती है फेडरल गवर्नमेंट को कि भाई एनएफसी अवार्ड का जो अलग से हिस्सा दो हमें कराची के लिए, क्योंकि कराची के अखराजात बहुत ज्यादा है। अब देखा जाए तो कराची आपका इकोनॉमिक हब है, और कराची को अगर देखा जाए तो मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है अलग से बनाया जाना चाहिए ताकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्ड किया जा सके। यह चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या है कि एनएफसी रिवीजन की बात की जाए, डायरेक्टिव फंड्स फ्रॉम द नेशनल फाइनेंस कमीशन डायरेक्टली टू द मेट्रोपॉलिटन देखा जाए गवर्नमेंट्स रादर देन थ्रू द प्रोविंशियल फिल्टर्स। जो यहां पर एनएफसी अवार्ड प्रोविंसेस से फिल्टर होकर जो है वो जाता है कराची को, वो क्या होना चाहिए? डायरेक्टली देना चाहिए। किसको देना चाहिए? कराची को। तो ये चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये ऐड करेंगे। उसके बाद है थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट या रिप्रेजेंटेशन रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, जो अभी हम बात करते आ रहे हैं, बेसिकली थ्योरी है। तो आप ये इसकी डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं, लीगल थ्योरी एडवोकेटिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी यूज्ड टू फिक्स क्लेजेस। क्लेजेस का मतलब होता है रुकावट डालने वाला, ठीक है। तो इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तो इसके ऊपर काम करना चाहिए, बिल्कुल है। जो यहाँ पर अजारादारी यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के ऊपर कर रहे हैं, जो यहाँ पर होल्ड है जिनका, उनको हटाना चाहिए। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जो है यहाँ पर ट्रांसपेरेंट किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि सब लोग जो है इसके अंदर शामिल हो सके, पार्टिसिपेशन हो सके, ठीक है। अब एप्लीकेशन टू कराची सिंस प्रोविंशियल असेंबली हैज फेल्ड टू डिवॉल्व म्युनिसिपल फंक्शंस and amendment is viewed as a corrective measure to ensure the city's vast population is not dominated by legislative process that ignores its specific needs। अब यहाँ पर एक और चीज भी है, पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन का वर्ड यूज आगे यहाँ पर हुआ है। तो पॉपुलेशन कराची के हमेशा से जो है वो कम पॉपुलेशन बताया गया। अब यहाँ पर वजह क्या है? कम पॉपुलेशन इसलिए बताया गया कि आप कराची अगर ज्यादा पॉपुलेशन शो करवाएगा तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पे जो है ज्यादा पे करना पड़ेगा कराची को। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे तो बहुत सारी रीजन है, ठीक है। अब यहां पर कुछ 30 मार खाने उठकर बोलना शुरू कर देते हैं जिनको पता है नहीं कुछ, ठीक है। और अब यहां पर क्या हो क्या रहा है कि बेसिकली जो है ना, अब बार बार जो कराची की पॉपुलेशन को कम दिखाया जाता है। अब यहां पर यह भी है ना कि अब एनएफसी जो अवार्ड दिया जा रहा है, या यहां पर जो तरक्की के ऊपर काम होगा, फिर ये सारी चीजें, क्योंकि अब कराची के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, मल्टी जो है यहां पर हमें पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती है, उनका होल्ड है। तो यहां पर पोलराइजेशन हुई पड़ी, तो यहां पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है तो वो फिर क्या करती है? होल्ड करके रखती है यहां पर चीजों को, क्योंकि उसको पता है कि कराची के अंदर अगर हमारा होल्ड होगा तो धन ही हम इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर, सारी चीजों को हम डील करेंगे। लेकिन उसको पता है कि कराची के अंदर तो डिवीजन हुई पड़ी है, तो वो यहां पर फिर जो है वो क्या करता है? सारा जो है वो कह लेके फाइनेंशियल बैकअप को होल्ड रखता है। जो पावर होती है फिर वो आगे डिवॉल्व नहीं करते की जाती, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद है समरी ऑफ द प्रपोजल फॉर रिफॉर्म। अब यहां पर जो बात की जाए कराची को लेकर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया। अब है क्या यहां पर, जैसे मैंने पहले बताया, अभी फीचर्स की बात की जाए ना, तो अभी जो करंट सिनेरियो के अंदर जो है वो सर्मोनियल है, वीक है, इसके हाथ में पावर नहीं है, क्योंकि पावर किसके पास है? सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो आगे पावर को डिवॉल्व करे। पावर को अगर डिवॉल्व करती तो कराची का ये हाल ना होता आज, ठीक है। और उसके बाद अगर यहां पर प्रपोज्ड 28th अमेंडमेंट यहां पर अगर तजवीज की जाती है तो डायरेक्टली इलेक्टेड विद एग्जेक्टिव अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद है फंडिंग जो प्रोविंशियल यहां पर डिस्क्रिशन हमें देखने को मिल रही है, जो प्रोविंस की तरफ से दिया जाता है बेसिकली जितना भी फंड्स वगैरह। तो अब यहां पर फिर डायरेक्ट एनएफसी एलोकेशन टू मेट्रो गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद है यहां पर जो है मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट की बात की जाए, फंक्शन की बात की जाए बेसिक सैनिटेशन एंड म्यूनिसिपल है। उसके बाद यहां पर अभी तो जो इसके पास बेसिक सैनिटेशन और म्यूनिसिपल के ऊपर इख्तियार आते हैं ना, बाद में इसके पुलिस के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, लीगल इन्फोर्समेंट के ऊपर इसके इख्तियार देखने को मिलते हैं। लीगल सिस्टम है अभी तो प्रोटेक्टेड डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बाद में कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स वगैरह के ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो ये रिफॉर्म्स है बेसिकली जो दिए गए। अभी जो हमें गवर्नेंस क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जिस तरह कराची के हालात है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी जो है वो ऐड कर लेनी है चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी, क्लाइमेट की बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। यहाँ पर देखें, अभी जो फूड इनसिक्योरिटी की बात की जाए या हंगर की बात की जाए, तो इसके अंदर जो मेजर
रीजंस हमारे सामने देखने को मिले, एक तो क्लाइमेट चेंज का इशू है, उसके बाद यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हमें जिस तरह देखने को मिल रहा है, यूक्रेन रशिया वाला मैटर आपके सामने ही है, मिडल ईस्ट वाला इजराइल पैलेस्टाइन गाजा वेस्ट बैंक लेबनान ये सारे हैं। उसके बाद अगर मेजर इशू देखा जाए तो यहाँ पर वो है ईरान, यहाँ पर इजराइल और यूएसए के दरमियान में, ठीक है। तो अब अगर देखा इसके नेगेटिव इंपैक्ट हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर जो है वो लॉस तो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक लॉस तो हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो है सॉरी आपका फूड लॉस मींस आपका जो खुराक है वो भी जाया हो रही है यहां पर, ठीक है, तो वेस्ट हो रही है, इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर these notes analyze the systemic drivers of hunger, the impact of the global conflict in 2026 and the specific structural challenges facing Pakistan's food system, ठीक है। उसके बाद है प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ द ग्लोबल हंगर की अगर बात की जाए, जैसे मैंने यहां पर कहा था कि बात करते हैं यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं, हमारा लो रैंक जा रहा है जी, हम ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते यहां पर, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं यहां पर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेमोग्राफिक डिविडेंड से फायदा उठाना चाहिए, यूथ बढ़ रही है, अनपढ़ पॉपुलेशन है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब यहां पर अगर देखा जाए उन तमाम चीजों में से हंगर वाला एक या फूड इनसिक्योरिटी वाला एक बहुत बड़ा इशू है, इसको यहां पर कर्टेल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहां पर देखा जाए तो ट्राइड अगर देखा जाए तो हंगर के क्लाइमेट है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट है और सिस्टमिक वेस्ट है, जो यहाँ पर फूड का ज़्या होता है। अब आप देखेंगे स्टैट्स जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर एस्पिरेंट्स। सबसे पहले अगर देखा जाए, देखें यहाँ पर हैज क्रिएटेड पैराडॉक्स वेयर द वर्ल्ड प्रोड्यूसर्स इनफ फूड टू फीड द ग्लोबल पॉपुलेशन ट्वाइस ओवर। ये देख ले कि 2 बार जो है खाना मिल सकता है, लेकिन फिर भी क्या है कि यहाँ पर 673 मिलियन लोग जो है यहां पर क्या कर रहे हैं, एक्यूट हंगर का शिकार हैं, एक्यूट शदीद किस्म की भूख का जो है बेसिकली शिकार है। यहां पर कितने हैं ये आप स्टैट आपने लाजमी ऐड करना, 673, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला जो यहां पर ड्राइवर है बेसिकली ग्लोबल हंगर का जो कॉज है तो हमारे पास है वो है क्लाइमेट चेंज। लॉन्ग टर्म अगर देखा नेचुरल डिजास्टर्स की बात करते हैं, आप दूर मत जाएं, पाकिस्तान का अगर देखा जाए आपके सामने एक केस है, नेचुरल डिजास्टर आया, आप देख ले यहां पर कि 54 तकरीबन यहाँ पर एकड़ जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के वो यहाँ पर तबाह हुए, ठीक है। उसके बाद $30 बिलियन यहाँ पर लॉस हुआ। तो अब जब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पर तबाह होगा नेचुरल डिजास्टर की वजह से, तो फिर आप बताएं कि यहाँ पर फूड प्रोडक्शन कमी होगी या नहीं होगी, कमी होगी ना यहाँ पर, ठीक है। तो फूड इनसिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो अब लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी से कम होती है, उसके बाद जो यहाँ पर फसलों की पैदावार है वो यहाँ पर कम हो जाती है, न्यूट्रिशनल जो डेंसिटी वो भी यहाँ पर क्या होती है, कम हो जाती है। उसके बाद है शॉर्ट टर्म अगर देखा जाए एक्सट्रीम वेदर, फ्लड्स हैं, ड्रॉट्स हैं, यहाँ पर कहत देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, डिस्ट्रॉयड इमीडिएट हार्वेस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये चीज भी है। उसके बाद एमिशन लूप की अगर बात की जाए, जो फूड लॉस हो रहा है यहाँ पर, जो खुराक का ज़्या हो रहा है यहाँ पर, जो वेस्ट हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर ग्लोबल जो ग्रीन हाउसेस गैसेस एमिशन भी हमें देखने को मिल रहा है, वो कितने % शेयर कर रहा है यहाँ पर, 8 to 10% यहाँ पर शेयर हमें देखने को मिल रहा है। किसकी वजह से, फूड लॉस की वजह से एंड वेस्ट की वजह से, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए 14% तो आपका मिथेन से आता है यहाँ पर, काम से फूड वेस्ट जो है लैंडफिल, ठीक है, फूड वेस्ट की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट, सेकंड क्या है हमारे पास, कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट की जब यहाँ पर बात आती है तो अभी हम बात कर रहे थे यूक्रेन और रशिया की, मिडिल ईस्ट का हमने यहाँ पर इशू डिस्कस किया। तो यहाँ पर होता है क्या, जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन है वो यहाँ पर डिसरप्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से जो खुराक पहुँचनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाती, खराब हो जाती है। फर्टिलाइजर आपके सामने ही है, पर्शियन गल्फ के अंदर हमें वॉर देखने को मिल रही है और फर्टिलाइजर की हम तो ऑलरेडी जो है डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, स्टैट्स भी डिस्कस कर चुके हैं कि 20% कहाँ से आ रहा है, 45% कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब आप फर्टिलाइजर जब खादे ही ज़मीन को नहीं पड़ेंगी तो यहाँ पर जो है वो फूड की प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है ना। तो ये चीज़ है एसेंशियल फॉर मॉडर्न फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, फूड एंड एग्रीकल्चर हमें यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रही है तो 2.4% हमें यहाँ पर प्राइसेस हाइक होते हुए नजर आई, बढ़ते हुए नजर आई, ठीक है। उसका फरवरी और मार्च की अगर बात करें 2026 प्रोजेक्शन की अगर बात की जाए, एंड एडिशनल 45 मिलियन जो है पीपल यहाँ पर फेस अक्यूट हंगर इन 2026, और ज्यादा अगर देखा जाए एडिशनली 45 मिलियन जो है 45 मिलियन लोग जो है यहाँ पर अक्यूट हंगर का शिकार होंगे 2026 के अंदर।
किसकी वजह से? बेसिकली जिस तरह यहाँ पर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट अगर यहाँ पर जारी रही तो, ठीक है, ये मिडिल ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है द इकोनॉमिक्स ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो फूड का ज़िया हो रहा है, आप ये देखें जो खुराक का यहाँ पर जो है ज़िया हो रहा है, उसकी बात करते हैं यहाँ पर वेस्ट की। फूड इनसिक्योरिटी इज एग्जैसरबेटेड बाय स्ट्रक्चर इनएफिशिएंसी रादर देन लैक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब प्रोडक्शन तो आप रखें कि कमी की वजह से, लेकिन यहाँ पर जो है स्ट्रक्चरल एफिशिएंसीज भी हैं यहाँ पर रीजंस, ठीक है। अगर देखा जाए तो ग्लोबल स्केल के ऊपर है 1 बिलियन टन ऑफ द फूड इट वेस्टेड एनुअली। कितना? 1 बिलियन टन जो है यहाँ पर फूड क्या होता है, यहाँ पर वेस्ट हो रहा है। और उसकी अगर कॉस्ट अगर देखी जाए तो यहाँ पर $1 ट्रिलियन जो है उसकी यहाँ पर हमें कॉस्ट देखने को मिलती है। ये होता है यहाँ पर खुराक का ज़िया। अब खुराक का ज़िया किस तरह होता है? यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी रीजन देख लेते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज है 30 to 40% ऑफ फूड इज लॉस्ट बिफोर रीचिंग होम्स, ठीक है। घरों तक पहुंचने से पहले 30 to 40% यहां पर फूड आपका जाया हो जाता है, ठीक है। अब ये चीज भी किसकी वजह से? इनएडिक्वेट कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसके बाद है लैक ऑफ मॉडर्न स्टोरेज, जो होनी चाहिए यहां पर यूज करनी चाहिए चीजें, वो नहीं है। उसके बाद इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, ठीक है, तो नेटवर्क्स नहीं है कि जो प्रोवाइड किए जा सके। उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो यहां पर जब इंपोर्ट यहां पर गंदम की जा रही है या दालें की जा रही है या खाने वाला तेल है एडिबल ऑयल, तो यहाँ पर वो भी समटाइम जो है जब यहाँ पर कह लें कि सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है तो वो भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाता हो, लेकिन उसके क्या होता है यहाँ पर डेट एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। आप गंदम देख ले तो गंदम आपका क्या होता है यहाँ पर खराब होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। उसके बाद हाउस होल्ड लेवल की बात की जाए, आयरोनिकली 60% ऑफ द टोटल फूड वेस्ट अकर्स एट द हाउस होल्ड लेवल। घरों के लेवल के ऊपर देखा जाए तो कितना 60% हमें देखने को मिल रहा है। एंड एज 9% ऑफ द ह्यूमैनिटी गोज हंगरली डेली, 9% आप ये अंदाजा लगा लें, और 60% यहाँ पर वेस्ट हो रहा है। तो ये आप लाजमी ऐड करेंगे। ये वो कॉजेज हैं यहाँ पर जो देखने को मिल रही है, जो हंगर की रीजंस है, ठीक है। उसके बाद रीजनल स्पॉटलाइट की बात करते हैं। यूएनओ का स्टैटिस्टिकल जो यहाँ पर ओवरव्यू है पाकिस्तान के ऊपर, उसको भी देखेंगे। यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो अगर देखा जाए यहाँ पर रीजनल स्पॉटलाइट पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी डायलेमा, तो यहाँ पर पाकिस्तान फेसेस अ ट्रिपल थ्रेट ऑफ द हाई इंपोर्ट बिल्स, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी है, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चरल वीकनेसेस है। ये सारी चीजें मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखें, यहाँ पर आपने अंडरस्टैंड करना है, ये हमारे पास जो यहाँ पर है, देखें सबसे पहले मैट्रिक की बात की जाए यहाँ पर तो क्या रहेगा, स्वेयर फूड इनसिक्योरिटी कितनी है यहाँ पर। स्टैटिस्टिक की अगर बात की जाए तो 10.1% ऑफ द पीपल, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए फूड इनसिक्योरिटी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अंडर नॉरिशमेंट की अगर बात की जाए, जहां पर ग़िज़ाइयत की कमी है, तो वो यहाँ पर कितनी है, 16.5% ऑफ द पॉपुलेशन। इतने परसेंट लोगों को यहाँ पर जो है ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार है, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्टंटनिंग चिल्ड्रन बात करें यहाँ पर, अंडर 5 जो यहाँ पर एज वाले बच्चे हैं वो कितने, यहाँ पर 33.6% हमें देखने को मिल रहा है। एनुअल फूड जो यहाँ पर वेस्ट हो रहा है वो 20 मिलियन टन, वैल्यू बनती है यहाँ पर $1 बिलियन की इन पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद फूड जो यहां पर इंपोर्ट किया जाता है वो है $8.1 बिलियन, और इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा क्या यहां पर इंपोर्ट किया जाता है, ऑडिबल ऑयल, दालें आपकी इंपोर्ट की जाती है। यहां पर पाकिस्तान प्रोड्यूस क्या कर रहा है यहां पर, ठीक है। यहां पर आपका वीट है, गंदम आप देख लें, कॉटन है, कपास है, उसके बाद आपका शुगर कैन, गन्ना है, यहां पर राइस, चावल देखने को मिलेंगे। बाकी सारी चीजें आपकी बाहर से इंपोर्ट हो रही है। तो कितना यहां पर बनता है, $8.1 बिलियन, आप ये अंदाजा लगा लें। तो जब $8.1 बिलियन जो हमें यहाँ पर पहले मिल रहा था, अब यहाँ पर ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो रही है, तो अब तो यहाँ पर 16 पे पहुंच जाएगा ना, डबल प्राइसेस हो जाएंगी इसकी, तो ट्रेड डेफिसिट और बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिसी मिसअलाइनमेंट की, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। द करंट एग्रीकल्चरल नेटवर्क एड स्क्यूड टुवर्ड ट्रेडिशनल क्रॉस, शुगर कैन, वीट, कॉटन एंड मेज। अब यही हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर यह प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन बाहर से जो है हम दालें और ऑडिबल ऑयल जितना बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हाल है कि हमारा आपाशी का निज़ाम है जी, हमारा एशिया के अंदर नाम है, ये हाल है।
इंपोर्ट डिपेंडेंसी की अगर बात की जाए तो द बल्क ऑफ द $8.1 बिलियन इंपोर्ट बिल स्पेंट ऑन ऑडिबल ऑयल, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस, दालों के ऊपर, ये ऑडिबल ऑयल के ऊपर खर्चा किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट गैप्स है, क्रिटिकल लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मॉडर्नाइजिंग स्टोरेज, डाइवर्सिफाइंग क्रॉप सब्सिडीज, ठीक है, ये भी कमी है। अब बात करते हैं यहां पर प्रपोज स्ट्रेटेजिक रीसेट की अगर बात की जाए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या रहेगी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह है कि आपको यहां पर गंदम के अलावा, गंदम, कपास, गन्ने के अलावा, मेज के अलावा भी आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, दालें जो है यहां पर प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ऑडिबल ऑयल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। शिफ्ट सब्सिडीज एंड सपोर्ट प्राइसेस फॉर फ्रॉम वाटर इंटेंसिव शुगर कैन wheat to oil seeds and pulses to reduce the trade deficit, ठीक है, जो हम अभी बात करते हैं पीछे। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन की अगर बात की जाए, प्रायोरिटाइज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप फॉर कोल्ड चेन स्टोरेज टू reduce 40% ऑफ द प्री हाउस होल्ड वेस्ट, ठीक है, इसको भी कम किया जा सकता है। बैलेंस्ड पॉलिसी अप्रोच की बात की जाए तो द यूएनओ रिकमेंड्स डुअल ट्रैक स्ट्रैटेजी, तो जो यहाँ पर यूएनओ बेसिकली स्ट्रैटेजी यहाँ पर रिकमेंड करता है वो क्या है, एक तो है शॉर्ट टर्म, दूसरा है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या आएगा, टारगेटेड रिलीफ एड फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन की यहाँ पर हेल्प की जाए, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग टेक्निक्स होनी चाहिए, वाटर एलोकेशन रिफॉर्म्स ये भी होना जरूरी है। ट्रेड प्रोटेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग एक्सपेंसिव फूड इंपोर्ट्स शुड बी अ कोर एलिमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एंड ग्लोबल प्राइस वॉलेटिलिटी, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर तो ट्रेड को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जितनी देर तक नहीं किया जा सकता जितनी देर तक हम यहाँ पर प्रोडक्शन जो है यहाँ पर डोमेस्टिकली नहीं करते, तो ठीक है, तो ये आप लाजमी पॉइंट ऐड करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर सिस्टमिक हेल्थ केयर फेलियर की बात करते हैं, जहां पर सिटीजन्स एडवोकेसी इन पाकिस्तान। देखें, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर के प्रीवियस ईयर में अगर देखा जाए तो कोविड-19 आया पाकिस्तान के अंदर, फिर यहां पर नेचुरल डिजास्टर की वजह से हमें हेल्थ केयर इश्यूज देखने को मिले, फिर यहां पर जो है पोलियो के इश्यूज देखने को मिले। लेकिन आज जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है HIV का। हालांकि ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम HIV और यहां पर हेपेटाइटिस सी के ऊपर डिस्कशंस कर चुके हैं, लेकिन यहां पर जो हम फिर दोबारा इसको जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, कुछ स्टैट्स हैं यहां पर ऐड करेंगे, ठीक है, पॉलिसी मेयर्स की भी बात करेंगे, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए तो 2025 से लेकर 2026 के अंदर जो हमें यहां पर HIV के केसेस देखने को मिले, और वो हमारे पास केस स्टडी क्या रहेगा यहां पर तौसा में, तो तौसा के अंदर जो है यहां पर केस स्टडी देखने को मिले हैं, ठीक है। उसके बाद है यहां पर हमारे पास सबसे पहले जो हम केस स्टडी की बात कर रहे थे अभी कि द तौसा पेडियाट्रिक HIV आउटब्रेक हमें जो देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर देखा जाए द आउटब्रेक इन तौसा पंजाब रिप्रेजेंट्स अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये कह लें कि आइसबर्ग बर्फ का एक तोदा है जो अभी गिरा है, ठीक है, ये बीमारी की बात की जा रही है, इससे पहले इसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है, ये चीज है। फिनोमिनन वेयर अ लोकलाइज्ड क्राइसिस रिवील्स नेशन वाइड सिस्टमिक वल्नरेबिलिटीज, तो ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं क्रोनोलॉजी 2024 टू 2025। यहां पर सबसे पहले अगर देखा जाए इनिशियल डिटेक्शन की बात की जाए, केसेस बिगेन राइजिंग इन दिसंबर 2024। अगर देखा जाए तो दिसंबर 2024 के अंदर हमें केसेस यहां पर जो है बढ़ते हुए नजर आए। अप्रैल 2025 जॉइंट मिशन यहां पर स्टार्ट किया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से फिर किया गया, यहां पर यूएनओ एड्स की तरफ से किया गया, पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहां पर जो है जॉइंट मिशन स्टार्ट किया गया। तो जॉइंट मिशन में जो देखा गया यहां पर एस्केलेशन कितनी नजर आई बेसिकली देखने को यहां पर हमारे पास है वो है 120 केसेस हमें देखने को मिले। लेकिन बीबीसी यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर इन्वेस्टिगेशन जो किया यहां पर वो है 331 केसेस हमें तौसा के अंदर देखने को मिले, और उनमें सबसे ज्यादा जो यहां पर अफेक्टेड जो कम्युनिटी है वो कौन है, यहां पर डेमोग्राफिक्स ऑफ वल्नरेबिलिटी अगर बात की जाए, जो यहां पर पॉपुलेशन जो अफेक्टेड है बेसिकली, ठीक है, वल्नरेबिलिटी का शिकार है, वो क्या है, यहां पर 75% जो है हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। दोज इन्फेक्टेड आर चिल्ड्रन, ठीक है, 75% जो कितने हैं यहां पर एज ऑफ 5, जो 5 साल की एज के, और वो 75 यहां पर जो है वो परसेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर जो माएँ हैं वो यहां पर जो है वो कह ले के अफेक्टेड नहीं है। उसकी वजह क्या है, यहां पर रीजन क्या आ रही है, एक तो आप मेल प्रैक्टिसेस कह सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट है, दोबारा री यूज ऑफ सिरिंजेस, ठीक है, ये एक बड़ा मैटर है।
देखने को मिल रहा है हमें। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको पता है कि ये HIV है या हेपेटाइटिस C वगैरह है, तो ये आप खून के जरिए जो है इनके जो है वही है मुंतकली हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए द क्राइसिस डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट्स पुअर रूरल फैमिलीज विद लिमिटेड एक्सेस टू प्राइवेट और रेगुलेटेड हेल्थ केयर, ठीक है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये इशू सिर्फ है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बैकवर्ड एरियाज की जो कम्युनिटी है उनको ये इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं। अब यहां पर अगर बात की जाए तो एलीट क्लास की, वो आगे पॉइंट आ रहा है, हम डिस्कस करने वाले हैं। उनके यहां तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन यहां पर इशू वहां पर आ रहे हैं जहां पर बैकवर्ड एरियाज है, जहां पर अवेयरनेस नहीं है लोगों को, और वहां पर दोबारा जो है सिरिंजेस को यूज किया जा रहा है। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर मेल प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से जो आप देख सकते हैं तौसा का हाल बैकवर्ड देखने को मिला है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वहां पर आपको केसेस भी सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। प्राइमरी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात की जाए, आपको पता है कि यहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर बात की जाए तो 48% यूज ऑफ द अनस्क्रीन्ड या आप कह सकते हैं इम्प्रॉपरली स्क्रीन्ड जो है यहां पर ब्लड। उसके बाद है कंटामिनेटेड नीडल्स की बात की जाए 48%, इसकी वजह से जो खून वगैरह लगाया जाता है उसकी बात की जाती है। री यूज ऑफ सिरिंजेस है, उसके बाद अनसेफ मेडिकल प्रैक्टिसेस है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो है इसकी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चरल एंड ब्यूरोक्रेटिक फेलियर की अगर बात की जाए तो ये एक सबसे बड़ी यहाँ पर रीजन रही है कि जिस तरह यहाँ पर केस बढ़ रहे हैं HIV के तौसा के अंदर, ठीक है। अब तौसा से अगर बाहर निकला है तो पूरे पाकिस्तान के लिए ये मसला है। जैसे हम पोलियो की बात करते थे, कोविड की यहाँ पर बात करते थे, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। तो उसके अंदर अगर देखा जाए द क्राइसिस इज एट्रीब्यूटेड नॉट जस्ट टू वायरस बट टू बैडली ब्रोकन इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पर इंस्टीट्यूशनली अगर देखा जाए तो पूरा अगर देखा जाए प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेट से अगर देखा जाए पूरा, तो यहाँ पर जो उनका एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, एक तो वो सबसे बड़ी हर्डल्स है कि जिस तरह यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है या यहाँ पर बैकवर्ड जो यहाँ पर कम्युनिटी है जो उनको अपलिफ्ट करना चाहिए तो वो नहीं हो पाता। उसकी वजह क्या देखें, लोकल गवर्नमेंट की यहाँ पर क्यों बार बार बात की जाती है। लोकल गवर्नमेंट वो होती है जो आपका मार्जिनलाइज्ड एरिया से इलेक्ट होकर आते हैं, अगर उनको फाइनेंशियल बैकअप दी जाए, डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड किया जाए, तो इससे बेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। क्योंकि लोकल एरियाज के लोग हैं तो वो अपनी मुसीबतें या प्रॉब्लम्स या इश्यूज को जानते हैं कि हम क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कह लें हॉस्पिटल्स नहीं है तो वो कहेंगे हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज उनको मिलेगी। एजुकेशन नहीं है तो वो एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर फंडिंग डिपेंडेंसी की बात की जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि डिपार्टमेंट्स के अंदर ये बोला जाता है भाई हमें फंडिंग नहीं मिल रही है, हम कहाँ से यहाँ पर इन्वेस्ट करें। अब मोस्टली अगर देखा जाए तो बाहर से फंडिंग देखने को मिल रही है। इसका मतलब बाहर से अगर फंडिंग बंद हो जाएगी तो फिर क्या बनेगा यहाँ पर, यह भी तो चीज़ है ना। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर हम आगे पॉलिसी मेजर में डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है। अ सिग्निफिकेंट एंड एग्जीक्यूशन गैप एग्जिस्ट वेयर ऑफिशियल साइट अ लैक ऑफ इंटरनेशनल फंडिंग, ठीक है, ग्लोबल फंड्स एज एन एक्सक्यूज ऑफ फॉर फेलिंग टू प्रोवाइड बेसिक सेफ केयर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर यहाँ पर जो है सेफ केयर जो हमें कहाँ देखने को मिलेगी। बोला क्या जाता है कि हमें ग्लोबल फंडिंग नहीं मिल रही, बट ग्लोबल को छोड़ो, आपको यहाँ पर जो है वो कह लेकर डोमेस्टिक फंडिंग जरूरी है ना। एलीट डिस्कनेक्ट की अगर बात की जाए तो देखा जाए तो इस्लामिक रिपब्लिक के अंदर क्या हो रहा है, पैराडाइम वेयर द हेल्थ क्राइसिस आर द इग्नोर्ड एज ए long as they are confined to the poor and do not affect the influential urban centers of Islamabad। तो अब बड़े सिटीज है, अर्बन एरियाज हैं जहां पर एलिट क्लास रह रही, तो वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा। ये मसले कहां पर हो रहे हैं, सारे आपके बैकवर्ड एरियाज में, ठीक है, जहां पर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है। रूरल एरियाज में ये सारे हमें जो है इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है बेसिकली एपिडेमियोलॉजी ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो एक ही है यहाँ पर कि नो बॉडी इज सेफ अंटिल एवरीबॉडी इज सेफ। तो कोई भी इंसान यहाँ पर सेफ नहीं रहेगा। देखें अब अर्बन एरिया की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर शहरी आबादी की, यहाँ पर जहाँ पर एलीट क्लास रह रही, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही जिस तरह यहाँ पर हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप बैकवर्ड एरियाज़ की जिस तरह हमने बात की, रूरल एरियाज़ की हमने जिस तरह बात की, ठीक है, तो वहाँ पर आपको HIV के केसेस या हेपेटाइटिस C वगैरह के केसेस या पोलियो की बात करें तो वो यहाँ पर केसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। HIV है, हेपेटाइटिस है, कोविड-19 है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एक और चीज़ भी है कि वायरस है या कोई भी बीमारी है तो वो या ना तो एलीट क्लास देखती है, ना गरीब देखती है, ना अमीर देखती है, ठीक है। जिसके के अंदर उसने जाना है तो फिर वो जाकर रहती है, ये भी चीज़ है ना। उसके बाद अगर देखा जाए कम्युनिकेबल डिजीज डायनामिक्स है, वाइल्ड डिजीजेज हैव अ डिफरेंट
कह लें कि यहाँ पर नेचुरल हिस्ट्रीज, इंक्यूबेशंस पीरियड्स एंड लिथैलिटी, ठीक है, ये भी है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन मैंडेट दैट रिच मस्ट केयर अबाउट द हेल्थ ऑफ द पुअर टू इंश्योर देयर ऑन बायोलॉजिकल सिक्योरिटी। तो अब यहां पर देखें, यही तो हम बात कर रहे थे कि यहां पर पूरा सिस्टम जो है वो आपका किसके कंट्रोल में, एलिट के कंट्रोल में। चाहे आपकी इंडस्ट्रीज है, चाहे आपके रिसोर्सेज हैं, चाहे आपकी पॉलिटिक्स है, चाहे एजुकेशन है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट, जो भी है, ठीक है। तो वहां पर वो अच्छे इलाज मिल रहे हैं उनको, लेकिन गरीब यहां पर इलाज करवाने के लिए कहा जाएगा। आज आकर हेल्थ सेंटर जो बने हुए हैं वहां पर भी सिरिंजों को दोबारा यूज किया जा रहा है, वहां पर भी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो वहां पर मेल प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिलेगी, जिससे प्रॉपर हेल्थ केयर जो है वो कह लें जो केयर होनी चाहिए वो नहीं मिलती, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद अगर देखा जाए रिफॉर्म्स की बात करते हैं यहाँ पर, इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर सिटीजन्स लीड मॉनिटरिंग, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिटीजन्स यहाँ पर क्या करें, मॉनिटर करें, ठीक है। इस्टेब्लिश वॉलंटरी, ठीक है, नॉन फंडेड नेटवर्क्स इन ऑल 160 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैंडेट ऑफ द नेटवर्क सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग, आइडेंटिफाई एंड रिपोर्टिंग अनसेफ प्रैक्टिसेस, ठीक है। नीडल रीयूज, लैक ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन रियल टाइम, तो ये सारी चीजें मॉनिटर करें कि कहां पर मेल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कहां पर सिरिंजेस को दोबारा यूज किया जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद है अवेयरनेस एडवोकेसी, एजुकेटेड द पब्लिक ऑन देयर राइट्स, ठीक है, सेफ एंड क्वालिटी हेल्थ केयर, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। तो लोगों को एजुकेट करना, पब्लिक का अवेयरनेस देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी देर तक ये नहीं होगी, लोग जाकर दोबारा यहाँ पर वही सुरंजे जो है लगवाते रहेंगे, ठीक है, वही कह ले के मेल प्रैक्टिसेस वगैरह देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर अवेयरनेस उनको दी जाएगी तो यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है या बैकवर्ड एरिया की कम्युनिटी है या गरीब लोग हैं, तो वो जाकर बोल सकते हैं कि भाई आप हमें जो है यहाँ पर सेफ एंड क्वालिटी हेल्थ केयर जो है यहाँ पर प्रोवाइड करें, ठीक है। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी, बहुत ज्यादा मैटर करती है। वॉइस फॉर द वीक एंड टू प्रेशर रेगुलेटरी एजेंसीज टू स्ट्रिंजेंटली मॉनिटर द प्राइवेट सेक्टर, बेसिकली बोला जा रहा है सख्ती से जो है यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को मॉनिटर किया जाना चाहिए। जो आपकी ड्रग्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको काम करना चाहिए बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट रहेगा स्टेट एंड सोसाइटी। अब यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियासत जो है ना वो सिर्फ जो है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बेस नहीं करती, बल्कि रियासत को चलाने वाले या इंस्टीट्यूशंस को चलाने वाले कौन है, यहां पर सिटीजन्स है ना, लोग है ना। तो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहां पर जो है वो ट्रांसपेरेंसी जो है इंश्योर करवाई जाए, ठीक है। अब यहां पर सोसाइटी, मुआशरा और रियासत, इन दोनों को जो है यहां पर एक पेज के ऊपर आना पड़ेगा ताकि जो यहां पर इंटरनल इश्यूज हैं उनके साथ जो है वो कह ले निपटा जा सके, ठीक है। अ विजन वेयर गवर्नमेंट्स प्रोवाइड्स फंडिंग एंड सप्लाइज व्हाइल एक्टिव सिटीजंस ग्रुप्स प्रोवाइड ओवरसाइट एंड लोकल गवर्नेंस नेसेसरी टू प्रिवेंट तौसा लाइक ट्रेजेडीज। तो जिस तरह यहां पर तौसा के अंदर में ट्रेजेडीज देखने को मिल रही है, तो यहां पर गवर्नमेंट क्या करे, फंड्स दे यहां पर, बाकी सिटीजंस की यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना रोल प्ले करें, ठीक है। तो यहां पर सोसाइटी और स्टेट, इन दोनों का यहां पर जो है वो कह ले के नेक्सस जरूरी है, इनका आपस में कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ताकि इस बीमारी से जान यहां पर छुड़ाई जा सके, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है, आप ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, लास्ट टॉपिक हमारे पास रहने वाला है यहां पर ट्रंप और शी के दरमियान में जो समिट होती है बीजिंग के अंदर। देखें, हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, जहां पर मैंने कुछ एजेंडाज के ऊपर ओवरव्यू दिया था कि बेसिकली समिट के अंदर ये एजेंडाज पॉसिबल हैं, इनको जो है वो सामने रखा जाएगा। आज हम इन एजेंडाज के ऊपर जो है डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो है आप चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ, ठीक है। अब सिंस 2017 से देखा जाए तो ट्रंप ने ये फर्स्ट विजिट किया है आफ्टर 1 डेकेड, या आप ये भी कह सकते हैं कि 10 साल के बाद ट्रंप ने बीजिंग का फर्स्ट जो है यहां पर विजिट किया है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा यहां पर अंडरस्टैंड करें, 2025 के अंदर जब आसियान और एपेक की मीटिंग होती है तो यहां पर ट्रंप क्या करते हैं, विजिट करते हैं। तो ट्रंप यहां पर जो विजिट करते हैं तो ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान में 100 मिनट्स की यहां पर मीटिंग होती है। अब इस मीटिंग्स के ऊपर जो फोकस क्या किया गया था, टैरिफ के ऊपर। आपको पता होना चाहिए कि 2018 के अंदर यूएसए और यहां पर चाइना के दरमियान में ट्रेड वॉर हमें देखने को मिली, जहां पर दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर भर भर कर जो है यहां पर टैरिफ लगाए, और वो फर्स्ट टर्म थी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की, ठीक है। तो अब वही चीज हमें यहां पर देखने को मिली, 2025 का यहां पर स्टार्ट होता है
और यहाँ पर फिर क्या होता है कि ट्रंप क्या करता है कि अपनी ट्रेड पॉलिसी जो यहाँ पर चेंज करता है दोबारा, जो बाइडेन के इरा में उसको चेंज किया गया था, ठीक है। ट्रंप क्या करता है कि यहां पर एकदम से जो है चाइना के गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैरिफ अपने लगाना शुरू कर देता है, यहां तक कि जो है यहां पर इंडिया भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। 25 से जो है वो 50% तक यहां पर टैरिफ बढ़ाए गए यूएसए की तरफ से। पर्पस क्या था कि यूएसए की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को अपलिफ्ट करना, ठीक है। तो यहां पर फिर 100 मिनट्स की जो मीटिंग होती है यहां पर ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान में, तो वहां पर फिर जो है ट्रंप की तरफ से जो है वो कह ले के टैरिफ के ऊपर रिलीफ दिया जाता है, बल्कि दोनों की तरफ से, ठीक है। तो अब यहां पर जो है वो कह ले के जो अप्रैल के अंदर जो विजिट होना था वो विजिट हमें देखने को मिल रहा है मई के अंदर। उसकी वजह क्या थी? मिडल ईस्ट वाला इशू। तो यहां पर जो है वो कह ले कि ट्रंप की तरफ से डिले किया गया विजिट, और यहां पर जो है मई के अंदर जो है ये विजिट कंडक्ट किया गया। अब ये विजिट जो है यहां पर बेसिकली आपके 13 से जो को लेके 15 मई तक जो है हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो ग्रेट हॉल यहां पर ऑफ द पीपल जो इन बीजिंग, तो वहां पर हमें कंडक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कह ले कि यहां पर ट्रंप को जो है वो काफी जो है वो कह ले कि अच्छा वेलकम किया गया है इसका, ठीक है। तो इसके वेलकम की यहां पर बात नहीं करते, हमारे पास पॉइंट रहेगा ताइवान वार्निंग, ठीक है। अब ताइवान वार्निंग मैंने पहले भी कहा था अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि ताइवान यहां पर जो है वो कह ले कि दोनों कंट्रीज के यूएसए और चाइना के रिलेशन में एक इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट रहने वाला है। अब इसके अंदर चीज क्या है बेसिकली इंपॉर्टेंट, वो ये है कि रेड लाइन यहां पर जो है शी जिनपिंग की तरफ से आप ये समझ लें सीधी सीधी रेड लाइन, कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। उसकी वजह क्या है कि चाइना कहता है कि अकॉर्डिंग टू वन चाइना पॉलिसी जो यहां पर ताइवान है वो बेसिकली चाइना का हिस्सा है, प्रोविंस है, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो यूएसए के क्या इंटरेस्ट है ताइवान के अंदर, उसके बाद जापान के क्या इंटरेस्ट है, और साउथ कोरिया के। ये जो ट्रायंगल हमें यहां पर देखने को मिलता है ना, ये ट्रायंगल, यहां पर जापान है, ये ताइवान है, और यहां पर आपका साउथ कोरिया, और यहां पर आपका सारा चाइना है। ये ट्रायंगल बेसिकली आपका यूएसए के साथ यहां पर कनेक्टेड है, ठीक है। ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं अपनी चीजें बता चुका हूं, लेकिन यहां पर हम इसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं ताइवान को लेकर, ठीक है। तो शी जिनपिंग ने जो यहां पर बात की है कि शी डिस्क्राइब द ताइवान क्वेश्चन एज द मोस्ट इंपोर्टेंट इशू इन द बायलैटरल रिलेशनशिप, ठीक है। तो अब दोनों के दरमियान में जो ताल्लुकात में अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा जो इशू है वो ताइवान को लेकर है। अब ताइवान अगर देखा जाए जो TSMC जो कंपनी है ताइवान की, दुनिया के अंदर जो है एडवांस्ड जो चिप बनाती है 72 कह ले के 70% 75% तक जो कंट्रोल रहता है उसका, तो वो किसको बेसिकली एक्सपोर्ट करती है? यूएसए को। यूएसए से होकर फिर जो है यहाँ पर चाइना के अंदर जो वो कह ले के एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। या चाइना इंपोर्ट करता है या यूएसए एक्सपोर्ट करता है, तो ये चीज है। अब यहां पर ताइवान जो है, जब यहां पर चाइना जो है जब जस्टिस मिशन स्टार्ट किया गया अराउंड द ताइवान, तो यहां फिर जो है वो कह ले के यूएसए ने क्या किया था, इसको सपोर्ट करना शुरू किया था ताइवान को, ठीक है। और यहां पर जो है न्यूक्लियर जो आर्म्स जो यहां पर सेल करने की बात की गई थी ट्रंप की तरफ से बेसिकली, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो है यहां पर बहुत सारी जो है वो कंपनीज के ऊपर जो है वो सैंक्शंस भी लगाए चाइना ने यहां पर। अब यहां पर जो बात की जा रही है कि ताइवान वाला मैटर है ना, तो मैंने जैसे कहा कि चिप या आप कह सकते हैं या सेमीकंडक्टर है या सिलिकॉन को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। तो चाइना कहता है कि भाई ये वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो मेरा जो है यहाँ पर प्रोविंस है। द रिस्क क्या है? कॉशन्ड दैट मिस हैंडलिंग द इशू कोड पुश्ड बोथ नेशंस इनटू हाईली पैरेलस एंड एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक जो है सूरत हाल में डाल सकती है ये चीज़। और ये क्या है यहाँ पर ताइवान वाली जो हमें यहाँ पर ताइवान वाला जो इशू देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो चाइना यहाँ पर बेसिकली इसको क्या करना चाहता है, यहाँ पर जो है वो इसके अंदर जो है वो मर्ज करना चाहता है, लेकिन यूएसए ये चीज़ चाहता नहीं है, क्योंकि यूएसए को पता है कि अगर यहाँ पर ताइवान के ऊपर अगर यूएसए चाइना कंट्रोल कर लेता है तो फिर चाइना के जो हमारे ऊपर डिपेंडेंसी है टैग को लेकर, चिप को लेकर है, सेमीकंडक्टर्स को लेकर है, वो फिर इसकी डिपेंडेंसी तो खत्म हो जाएगी। उल्टा फिर यूएसए की सिर्फ डिपेंडेंसी रहेगी किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। किस चीज़ को लेकर? रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। क्योंकि यहाँ पर चाइना ने यहाँ पर क्लियर बोला हुआ है कि भाई अगर मिडल ईस्ट के पास ऑयल है तो मेरे पास यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इसीलिए तो वो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की बात करता है यहाँ पर चाइना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद द यूएसए स्टांस क्या है? वाइल द ऑफिशियल व्हाइट हाउस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर
ताइवान वाला जो एजेंडा था इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए तो ट्रंप की तरफ से आपको पता ही है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, फिर वो ट्रंप की तरफ से कहा गया कि यहाँ पर जो कह ले कि चाइना बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। इस तरह का फिर आपको पता है कि रिमार्क्स देने में जो है वो कह ले कि ट्रंप सबसे आगे ही रहते हैं। तो यूएसए स्टांस क्या है, वाइल द ऑफिशियल व्हाइट हाउस रीड आउट ओमिटेड ताइवान को तो यहाँ पर इन्होंने भुला दिया, इसको जो है वो डिस्कस नहीं किया। यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हमारे पास है यहाँ पर मार्क रूबियो की बात की जा रही है। कंफर्म्ड द टॉपिक वाज डिस्कस्ड मेंटेनिंग दैट यूएसए पॉलिसी रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। लेकिन ताइवान को लेकर कोई भी पॉलिसी जो है यहाँ पर जो है वो कह ले के चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो वो यहाँ पर अनचेंज ही रहेगी कि ताइवान जो है बेसिकली आपका क्या है यहाँ पर वो सेपरेट ही रहेगा। उसकी वजह मैंने पहले भी आपको बता दी यहाँ पर, ठीक है। अब ईरान क्राइसिस की अगर बात की जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, तो यहाँ पर ट्रंप की तरफ से आपको पता है जिस तरह उनकी स्टेटमेंट आती है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो चाइना है वो जो है शी जिनपिंग हमारे साथ तैयार है और वो कहता है कि किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए तो हम तैयार हैं आपको करने के लिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ट्रंप की तरफ से कही गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, a significant portion of the talks focused on the fallout from the USA-Israel war on Iran, स्पेसिफिकली अगर बात की जाए ब्लॉकड ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइनीज कॉपरेशन की बात की जाए तो ट्रंप ने क्लेम किया कि शी प्लेज्ड चाइनाज हेल्प इन री ओपनिंग द क्रिटिकल वाटरवे एंड प्रॉमिस्ड नॉट टू सेंड मिलिट्री इक्विपमेंट टू ईरान। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो चाइना ने वादा किया है कि वो अपना मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो ईरान नहीं भेजेगा, यहाँ पर किसी किस्म की सपोर्ट जो है वो ईरान को नहीं करेगा, ये बेसिकली यहाँ पर ट्रंप ने क्लेम किया है। एनर्जी सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो चाइना एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन परचेजिंग मोर अमेरिकन ऑयल टू बाईपास इट्स डिपेंडेंस ऑन द गल्फ चेक पॉइंट्स। तो यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो डिपेंडेंसी है गल्फ स्टेट्स के ऊपर वो अपनी रिड्यूस करना चाहता है यहाँ पर चाइना, और चाइना यहाँ पर तैयार है कि वो बेसिकली यूएसए से ऑयल परचेज करेगा, ठीक है। तो टैरिफ के ऊपर भी बात की गई, यहाँ पर टैरिफ रिलीफ वगैरह ये सारी है। उसके बाद टैग के ऊपर भी बात की जाए, जो मैं यहाँ पर पहले बताया कि H200 जो यहाँ पर चिप की बात की जा रही है कि जो किसको प्रोवाइड करेगा, बेसिकली यहाँ पर चाइना को। कौन प्रोवाइड करेगा? यूएसए प्रोवाइड करेगा, ठीक है। न्यूक्लियर एग्रीमेंट की बात की गई है यहाँ पर, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बोथ लीडर्स रिपोर्टेडली रीअफर्म्ड दैट ईरान कैन नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो कभी भी नहीं रख सकता यहाँ पर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये दोनों की तरफ से हमें यहाँ पर चीज देखने को मिली है। उसके बाद इकोनॉमिक प्रेशर की अगर बात की जाए, अब ये पॉइंट आप ऐड करते जाएंगे, चाइनीज कॉपरेशन है, उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी है, फिर हमारा न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, लास्ट हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक प्रेशर। Rubio noted that resolving the crisis is in Beijing interest as many Chinese vessels remains trapped in Gulf and threatening their export heavy economy। तो यहाँ पर मार्को रूबियो की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अभी भी बहुत सारे वेसल्स जो हैं यहाँ पर, शिप जो है यहाँ पर ब्लॉक किए जा चुके हैं, बेसिकली ट्रैप हो चुके हैं यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। तो ये भी चीज़ है। तो अगर देखा जाए तो ये चाइना की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमें चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं बेसिकली ट्रेड एंड थुसडाइडस ट्रैप क्या है, जो मैंने यहाँ पर बात की थी, ठीक है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। देखें आपके जिस तरह यहाँ पर कह ले के जितने भी टाइकॉन थे वो भी आप कह ले के यहाँ पर ट्रंप के साथ थे, एलॉन मस्क था, उसके बाद यहाँ पर जो नवेडिया कंपनी के सीईओ है वो भी थे, बाकी भी जो हमें यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है, टिम कुक वगैरह ये सारे यहाँ पर देखने को मिले। आप ये कह सकते हैं कि जितने भी कारोबारी बंदे थे, ट्रंप भी कारोबारी बंदा है, तो वो सारे जो है हमें यहाँ पर चाइना के अंदर देखने को मिले, ठीक है। ये चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं उनको पता है कि अब हम दोबारा कितनी ही चीज़ें यहाँ पर रिपीट करें, ठीक है। तो जो प्रीवियस लेक्चर ले रहे हैं आप, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर देखा जाए ट्रेड एंड थुसडाइडस ट्रैप की बात करते हैं, यहाँ पर समिट ऑल्सो सर्व्ड एज ए प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन द फ्रेजल ट्रेड ट्रूस, ठीक है। उसके बाद है बोइंग एंड चिप्स। अगर बोइंग एयरक्राफ्ट की बात की जाए, चाइना ने यह भी कहा है कि वो बोइंग एयरक्राफ्ट है जो बेसिकली यहाँ पर परचेज करेगा। उसके बाद चिप की अगर बात की जाए, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर
200 चिप जो है यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। वो किसको एक्सपोर्ट करेगा? चाइना को करेगा। कौन करेगा यहाँ पर? यूएसए करेगा। तो यहाँ पर यूएसए नहीं चाहता कि यहाँ पर जो है वो कह ले के ताइवान के ऊपर कंट्रोल हासिल करे और ये चिप बनाना खुद शुरू कर दे और डिपेंडेंसी खत्म हो जाए यूएसए के ऊपर, ठीक है। डिस्कशन इंक्लूडेड पोटेंशियल लार्ज चाइनीज ऑर्डर्स ऑफ द बोइंग एयरक्राफ्ट्स एंड यूएसए एग्रीकल्चर एनर्जी गुड्स जो है यहाँ पर जो है एग्रीकल्चरल गुड्स और एनर्जी गुड्स कौन यहाँ पर परचेज करेगा? चाइना परचेज करेगा, ठीक है। कन्वर्सली अगर देखा जाए बीजिंग इज सीकिंग एंड ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो चाइना ये चाहता है कि जो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनको यहाँ पर जो है वो क्या किया जाए? कम किया जाए। तो यहाँ पर H200 जो चिप मेकिंग इक्विपमेंट वगैरह की भी ये सारी चीज़ें बात हो कि इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो सैंक्शंस हैं यूएसए की तरफ से वो भी कम किए जाए। अब यूएसए की तरफ से एक और भी चीज़ है ना, तो यूएसए कहता है कि यहाँ पर जो चाइना ने जो है वो कह ले के यूएसए की टेक्नोलॉजी को चोरी किया है, ठीक है। ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो केस भी यहाँ पर बेसिकली यूएसए की तरफ से देखने को मिल सकता है आपको। स्ट्रेटेजिक पैराडाइम की अगर बात की जाए तो शी जिनपिंग इन्वॉल्व्ड थुसडाइडस ट्रैप की बात करते हैं। देखें, थुसडाइडस ट्रैप बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है कि जब एक पावर यहाँ पर इमर्ज हो रही है, एक पावर कौन इमर्ज हो रही है? यहाँ पर आपकी चाइना, दूसरी तरफ एक ओल्ड पावर है, एक तरफ आपकी न्यू पावर है। ओल्ड पावर आपकी क्या है? यहाँ पर कौन सी है? यूएसए है। तो अब इनके दरमियान में जो है वो कह ले कि जब दो पावर हमें देखने को मिल रही है तो इनके दरमियान में कंपटीशन, इनके दरमियान में वॉर होने का जो है वो खतरा रहता है। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखें, दो ही हमें यहाँ पर पावर देखने को मिली, एक तरफ आपका यूएसएसआर था, दूसरी तरफ आपका यूएसए था। तो ये डायरेक्टली तो एक दूसरे के सामने नहीं आए, लेकिन इनडायरेक्टली कोल्ड वॉर इरा आप देख ले उठाकर वॉर में ही गुजरा है आपका, ठीक है। यहां पर कोरियन वॉर हो, चाहे वियतनाम वॉर हो, चाहे यहां पर अफगानिस्तान के अंदर जब रशिया ने यहां पर यूएसएसआर ने यहां पर अटैक किया था उस वक्त, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखें कि ये वो पावर थी जो डायरेक्टली एक दूसरे के सामने नहीं थी, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली इनका रोल था। आज भी वही चीज हमें देखने को मिल रही है। ईरान के अंदर यह कहा जा रहा है कि रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, यहां पर चाइना भी सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है रूमर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब थुसडाइडस ट्रैप वाला जो यहां पर अगर देखा जाए एंशिएंट टाइम की बात की जा रही है ग्रीक के अंदर, जब यहां पर आपको पता है कि जिस तरह आज यूएसए पावरफुल है, इसी तरह स्पार्टा भी उस वक्त पावरफुल था, ठीक है, पावरफुल स्टेट। लेकिन यहां पर जो एथेंस थे, एथेंस अभी इमर्ज हो रहे थे जिस तरह यहां पर चाइना इमर्ज हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह जो है अपना कह लें कि यहां पर अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करता हुआ नजर आ रहा है या इन्फ्लुएंस क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। तो उस वक्त फिर क्या हुआ था कि यहां पर स्पार्टा और एथेंस के दरमियान में हमें वॉर देखने को मिली थी, ठीक है, ऐसे ही है। तो वो वॉर देखने को मिली थी। तो अब यही चीज है कि क्या यहां पर थुसडाइडस ट्रैप से यहां पर निकल पाएंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो द हिस्टोरिकल टेंडेंसी टूवर्ड्स वॉर व्हेन राइजिंग पावर, अब राइजिंग पावर कौन सी है? चाइना की है। चैलेंजेस आर रूलिंग वन, जो यहां पर ओल्ड पावर है वो कौन सी है? यूएसए की। आस्किंग इफ टू कुड इंस्टेड फोर्ज अ न्यू पैराडाइम, ठीक है। तो क्या ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर अगर इनके दरमियान में यहाँ पर कोलैबोरेशन हो जाता है और इनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है तो ये थुसडाइडस जो ट्रैप है उससे क्या बाहर निकल पाते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल विजिट की अगर बात की जाए, यहाँ पर ट्रंप ने फिर यहाँ पर क्या किया है कि यूएसए के जो शी जिनपिंग है उनको यहाँ पर इनविटेशन बेसिकली दिया है, या आप ये कह सकते हैं कि इनवाइट किया है कि आपने 24 सितंबर को जो है यहाँ पर विजिट करना है यूएसए का, ठीक है, इनवाइट किया। अब आपको पता है कि ये इतना लेट क्यों किया गया और लास्ट में ही क्यों किया गया, यहाँ पर भी एक कहानी है, स्टोरी है। और वो कहानी क्या है कि नवंबर के अंदर आपके यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं यूएसए के अंदर, और यहाँ पर जो है वो शी जिनपिंग को यूएसए के अंदर बुलाकर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे एक कह लें कि हमने पॉइंट ऐड किया है, लेकिन होता क्या है ये बाद में देखते हैं, ठीक है। मार्किंग व्हाट वुड बी द शी फर्स्ट विजिट टू वाशिंगटन सिंस द स्टार्ट ऑफ द ट्रम्प्स सेकंड टर्म, ठीक है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर जब से यहाँ पर ट्रम्प का सेकंड टर्म स्टार्ट हुई है तो यहाँ पर जो है वो कह लें कि शी जिनपिंग का ये फर्स्ट विजिट हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर देखा जाए फोकस्ड एरिया क्या रहे यहाँ पर, ताइवान वाला इशू रहे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर यहां पर बात की गई, ट्रेड को लेकर यहां पर बात की गई, ठीक है, टैग को लेकर यहां पर बात की गई। तो ये मेन एजेंडास थे यहां पर जो हमने यहां पर अभी डिस्कस किए। तो ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे और देन जो है हम आगे मूव करेंगे। यहां पर सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर क्विक कंपैरिजन की अगर बात की जाए तो ताइवान ने यहाँ पर क्या है कि यूएसए का पर्सपेक्टिव क्या है, मार्क रूबियो यहाँ पर ट्रंप क्या करते हैं, या बेसेंट पॉलिसी रिमेन्स अनचेंज्ड अवॉइडेड इन प्राइमरी
रीड आउट। उसके बाद अगर देखा जाए चाइनीज पर्सपेक्टिव क्या है, शी जिनपिंग एंड फॉरेन मिनिस्ट्री, मोस्ट इंपोर्टेंट इशू अ पोटेंशियल पॉइंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। ईरान का क्या यहां पर है कि चाइना विल हेल्प रीओपन हॉर्मुज एंड वो नॉट वांट आर्म तेहरान। तो अब यहां पर तेहरान को जो है वो आर्म सप्लाई नहीं करेगा और दूसरा यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने में भी मदद करेगा। उसके बाद है यहां पर अपोज मिलिटराइजेशन और टोल्स इन कह ले कि यहां पर स्टेट, तो यहां पर चाइना जो है बेसिकली इसके अगेंस्ट है। ट्रेड की बात की जाए, सीकिंग टू कट द डेफिसिट वाया फॉर्म एंड एनर्जी सेल्स, ठीक है। तो यहां पर जो क्या करना चाहता है, यहां पर एग्रीकल्चर जितनी भी गुड्स हैं वो एनर्जी गुड्स हैं वो सेल करना चाहता है जो यूएसए, किसको बेसिकली यहां पर चाइना को, ठीक है। और चाइना यहां पर क्या कर चाहता है, एक्सेस टू हाई टेक यूएसए सेमीकंडक्टर्स। अब यहां पर जो फोकस है ना चाइना का सेमीकंडक्टर फोकस है बेसिकली, क्योंकि चाइना अगर देखा जाए तो 4th या 5th नंबर पर आता है दुनिया के अंदर, है ना। सबसे ज्यादा आपको यहां पर ताइवान देखने को मिलेगा, आपको यूएसए देखने को मिलेगा, नवेडिया कंपनी जिस तरह टीएसएमसी कंपनी वगैरह है ना। तो अब यहां पर चाइना सिर्फ चाहता है कि मुझे सिर्फ इसके ऊपर जो है ना, एक बार ताइवान के ऊपर मेरी कह ले का कंट्रोल हो गया तो फिर मैं यूएसए के ऊपर जो मेरी डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी, और यह चीज यहां पर जो है यूएसए बिल्कुल नहीं चाहता। उसके बाद है लास्ट टोन की अगर बात की जाए, एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, पर्सनल फ्रेंडशिप की यहां पर बात की है, ठीक है, ट्रंप की तरफ से। एम्फसाइज अवॉइडिंग द थुसडाइडस ट्रैप, ठीक है, तो थुसडाइडस ट्रैप से जो है अवॉइड जो है वो रहने की भी यहां पर रहने के ऊपर भी जोर दिया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था बेसिकली यहां पर जो ग्रुप ऑफ 2 हमें यहां पर जो देखने को मिल रहा है, बेसिकली समिट देखने को मिली यूएसए और यहां पर जो कह ले के चाइना के दरमियान में। अब हम बात करते हैं यहां पर वोकैब की। वोकैब देखिए, अब यहां पर डेली बेसिस के ऊपर 10 वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं और उसके साथ साथ 2 सिनोनिम्स 2 एंटोनिम्स, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 50 वर्ड्स को हम डेली बेसिस के ऊपर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप अब ये करेंगे कि नोटबुक ले लें और सारी वोकैब को यहां पर कंपाइल करते जाएं। आप देखेंगे कि पर मंथ आप 1500 यहां पर वर्ड जो है लिख कर बैठे होंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह आपकी वोकैब जो है यहां पर प्रिपेयर होती जाएगी। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, इनकम्युनिकेडो। इनकम्युनिकेडो मीन्स क्या रहेगा हमारे पास, नॉट एबल और अलाउड टू कम्युनिकेट विद अदर्स, बेसिकली दूसरों के साथ जो है राब्ता करने की इजाजत ना देने को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा हमारे पास, आइसोलेटेड या अनरीचेबल। उल्टा क्या बनेगा, कनेक्टेड या एक्सेसिबल आप इसको बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, कन्विक्शन। कन्विक्शन मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ को बोला जाता है, मजबूत अकीदे को बोल सकते हैं, पुख्ता यकीन को बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सर्टेनिटी और फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ गिल्ट, ठीक है। सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा इसका, बिलीफ या सर्टेनिटी। ऑपोजिट क्या बनेगा हमारे पास, डाउट या अनसर्टेनिटी आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, बी मॉन्ड। बी मॉन्ड मीन्स क्या रहेगा, एक्सप्रेस्ड सॉरो और रिग्रेट अबाउट समथिंग, बेसिकली आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अफसोस का इजहार करना, ठीक है। लिमिटेड इसका सिमिलर मीनिंग बनेगा मॉन्ड। मॉन्ड मीन्स क्या रहेगा आपका यहाँ पर मातम करने को बोला जाता है। ऑपोजिट क्या बनेगा, सेलिब्रेटेड या प्रेज्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, फ्लरी। फ्लरी बहुत ज्यादा इजी है, सडन बस्ट ऑफ एक्टिविटी और कमोशन, आप ये भी कह सकते हैं अचानक से हलचल मच जाना या अचानक से वो फट पड़ने को बोला जाता है। बस्ट आप बोलेंगे या रश। उल्टा क्या बनेगा, काम या स्टिलनेस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, सेंटेनरी। सेंटेनरी मीन्स क्या रहेगा, 100 ईयर एनिवर्सरी को बेसिकली बोला जाता है। सेंटेनियल आप भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहने वाला है यहाँ पर, फ्यूटल। फ्यूटल बहुत इजी वर्ड है हमारे पास, बेसिकली इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट्स, बेसिकली जो है वो कह लें कि जो फायदेमंद रिजल्ट्स पैदा करने के काबिल ना रहने को बोला जाता है, ठीक है। तो यूजलेस आप बोल सकते हैं, बेकार, ठीक है, पॉइंटलेस। उल्टा क्या बनेगा, यूजफुल, फायदेमंद, इफेक्टिव, ठीक है, असर रखने वाला। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, बिलेटेड। बिलेटेड मीन्स क्या, हैपनिंग लेटर देन एक्सपेक्टेड और अप्रोप्रिएट, जो मुनासिब वक्त से भी थोड़ा लेट हो जाए, ठीक है, ताखीर का शिकार हो जाए। डिलेड आप कह सकते हैं या ओवरड्यू। ओवरड्यू उल्टा क्या बनेगा, टाइमली हो जाना, अर्ली, वक्त से पहले हो जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, डायलेटिंग। डायलेटिंग बहुत ईजी है, एक्सपेंडिंग और वाइडनिंग, ठीक है, फैलाने, बेसिकली एक्सपेंड करना या फैलाने को बोला जाता है, ठीक है, कुशादा करना। तो एक्सपेंडिंग या इनलार्जिंग, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्टिंग या श्रिंकिंग, ठीक है, सुकड़ जाना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, कैलस। कैलस इजी है, शोइंग नो सिंपैथी और कंसर्न, ठीक है, बिल्कुल भी जो है कह के यहाँ पर हमदर्दी जाहिर ना करना, ठीक है। इनसेंसिटिव कह सकते हैं,
हार्टलेस आप कह सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, कंपैशनेट, हमदर्द या काइंड आप इसको बोलेंगे। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, सिमरिंग। सिमरिंग बहुत ईजी वर्ड है। बिल्डिंग अप स्लोली, ठीक है, आस्ता आस्ता बढ़ने को बोला जाता है। ऑफन ऑफ एंगर, बेसिकली गुस्से को, अंदरूनी तौर पर आस्ता आस्ता गुस्सा जो बढ़ता है उसको बोला जाता है, ठीक है। बॉइलिंग या फास्टिंग बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, कामिंग या कूलिंग, ठीक है, ठंडा होना, पुरसकून हो जाना। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, हॉरेंडस। हॉरेंडस बहुत ज़्यादा ईजी वर्ड है। एक्सट्रीमली शॉकिंग, ठीक है, हैरान कर देने वाला या शदीद खौफनाक को बोल सकते हैं, टेरिबल को बोल सकते हैं, ठीक है। ड्रीडफुल है, अपॉलिंग। ऑपोजिट क्या बनेगा, प्लेजेंट या माइल्ड। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।